नमस्कार दोस्तों, हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे कक्षा 7 का। हम बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, फुर्सत से पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि आपका इतिहास बड़ा साउंड हो जाए, आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाए। आप सोचिए 7वीं में भी इतना अच्छा है तो 8वीं कक्षा कैसी होगी और 12th कैसी होगी, क्योंकि 11th में, 9th में, 10th में उसमें तो क्या इंडियन हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक ही है, बाकी सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। 8वीं के बाद हम सीधा 12th पे चलेंगे और 12th की तीनों पार्ट पूरे करेंगे, उसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो 12th की जो 3 भाग है, आप सोचिए कि उसमें कितना आनंद आने वाला है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस के हो, नवोदय के हो, कई स्टेट के एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये एनसीईआरटी बड़ी काम आने वाली है ना, राजस्थान में भी। तो इस पूरे चैप्टर में हम मनसबदार जागीरदार तक की बातें कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जब्त और जमींदार क्या थे। ठीक है, अपन चलते हैं सीधे हेडिंग पे। जब्त और जमींदार का तात्पर्य क्या है, एक सिंपल सा आप इस फोटो के साथ समझ सकते हो कि जैसे ये जो है वो आपके 4 फोटो दिए हुए हैं। ठीक है, ये शाहजहां के काल के एक लघु चित्र है। ठीक है, और इसमें कुछ रिश्वत को एक प्रकार से दिखाया गया है। देखिए, ये राजा है यहाँ पे। ठीक है, चित्र को समझना, बड़ा भाव भरा चित्र है। ये राजा का अधिकारी है। ठीक है, और ये गरीब व्यक्ति है। ठीक है, अब इस गरीब व्यक्ति से ये लोग क्या कर रहे हैं, धन लूट रहे हैं। बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में, टैक्स के नाम पे इनसे लूट रहे हैं और इस पैसे को ये आगे ले जाते हैं और अपना हिस्सा काट के और कुछ इनको दे देते हैं। अब एक गरीब, एक कर अधिकारी गरीब से किस तरह से बर्ताव करते थे आप समझ सकते हो, और फिर ये ऊपर किस तरह से करप्शन करते थे आप समझ सकते हो। तो सिस्टम उस समय क्या था, सिस्टम इस प्रकार से था कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि ऊपर राजा था, ठीक है, और सबसे नीचे किसान था। अब इसके बीच में आपको पता है कि राजा जो है अब पूरे राज्य में, तो आपको पता है कि एक साथ अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो राजा ने मोस्टली जो जमींदार थे, जमींदार हर उस अधिकारी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए यूज होने वाला शब्द था जो लोकल लेवल पे टैक्स वसूलने का काम करते थे। इन जमींदारों में मतलब गांव के लोग इनको जमींदारी बोलते थे, भले उनके पास जमीनें नहीं थी। अधिकारी था तो भी उसको जमींदारी कहते थे। गांव के लोगों के लिए एक सामान्य टर्म थी। ठीक, और जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो जमींदार किसान से टैक्स वसूलता था, अपना हिस्सा काट के और राजा को देता था। सीधा किसान का टैक्स राजा तक नहीं पहुंचता था। ये सारा का सारा सिस्टम था, इसे हम जमींदार कह देते थे। तो जमींदार और जागीरदार में क्या डिफरेंस होता है, जागीरदार बेसिकली वो वेतनभोगी कर्मचारी थे या वेतनभोगी अधिकारी थे जिनको वेतन के बदले कोई जागीर दी जाती थी और उस जागीर पर वो वेतन, अपने वेतन के रूप में टैक्स उनसे वसूल करके अपना खर्चा चलाते थे। वे जागीरदार थे। जमींदार वे थे जो जमीन के मालिक होते थे और लोकल लीडर होते थे वहाँ के। जैसे कोई गाँव है और गाँव में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास में अच्छी खासी जमीनें हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जमींदार कहते थे। और वो जमींदार क्या करता था, चूंकि वो लोकल लेवल पे काफी इफेक्टिव था, प्रभावी था, तो उसको टैक्स वसूलने की एक प्रकार से शक्तियां दे दी जाती थी मुगलों की तरफ से। वो व्यक्ति क्या करता था, गांव के अंदर, चूंकि गांव का प्रभावी व्यक्ति होता है तो सभी लोगों पर वो समान रूप से असर करता है, और वो व्यक्ति क्या करता था, किसानों से टैक्स वसूल के और ऊपर पहुंचा देता था। तो जमींदार बेसिकली जमीन के मालिक होते थे और प्रभावी व्यक्ति थे, मुगलों से सीधा एग्रीमेंट कर लेते थे और अपने गांव के किसानों से टैक्स वसूल करके और आगे भेज देते थे, अपना हिस्सा रख लेते थे। और आपको पता है कि हर गांव में प्रभावशाली एक वर्ग तो होता ही है, और उसी को इन्होंने जमींदार बनाया। तो ये जमींदार और जागीरदार में फर्क था। ये जमींदार मनसबदार नहीं होते थे। क्यों? मनसबदार बेसिकली मुगल प्रशासन के अधिकारी थे जो एक प्रकार से मुगलों की सेवा करते थे। उनके पास में सेना होती थी, घोड़े होते थे, और उस सेना और घोड़ों को वेतन देने के लिए उनको जागीर आवंटित की जाती थी। तो मनसबदार एक प्रकार से जागीरदारों का रूप ले लेते थे। लेकिन जमींदार अपनी खुद की जमीन के मालिक होते थे। वो मुगलों की सेवा इस रूप में करते थे।
इसलिए उनको मनसबदार नहीं कहा जाता। ठीक है, हालांकि कुछ जमींदार जो मुगलों की सेवा ज्वाइन कर लेते थे तो वो मनसबदार कहलाते थे, वो साथ में जमींदार जागीरदार भी कहलाते थे, क्योंकि उनको अलग से जागीर भी दी जाती थी अगर उसका वेतन अपनी जमीन से नहीं निकल रहा है तो। पिछली क्लास में मैंने बढ़िया से समझाया था। फिर शब्द आता है जब्त। जब्त का मतलब क्या है यहाँ पे? जब्त का मतलब ये था कि आप टैक्स वसूली कैसे कर रहे हो। टैक्स वसूली का जो तरीका था मुगलों काल में वो बेसिकली जब्त तरीका था। जब्त में क्या था, जैसे जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल, जैसे अपन राजस्व मंत्री कह सकते हैं, उसने क्या किया था, जितने क्षेत्र था मुगल साम्राज्य का उस क्षेत्र का पूरा आंकलन किया, सर्वेक्षण करवाया, भूमि की पैमाइश करवाई कि कुल कितनी भूमि है। उसके बाद में पिछले 10 वर्षों का 70 से 80 के बीच का पता करवाया, पूरा ब्यौरा तैयार करवाया कि कितनी फसल हुई। फिर उस फसल की पूरी रेट दर तय करवाई कि इसकी रेट के अनुसार इसकी कुल कीमत कितनी होती है। उसके बाद उसके ऊपर एक टैक्स लगाया और फिर वो वसूला जाता था। इस पूरी प्रोसेस को जब्त प्रणाली कहते थे। जो पुराना जो आंकलन था उसके बेस पे आगे की टैक्स राशियां जो है वो तय की गई। तो ये टोडरमल की देन थी। अकबर के काल में 8 प्रांतों में प्रत्येक सूबे को एक राजस्व मंडल में बांट दिया था। 8 प्रांतों में इसको लागू किया था। हालांकि बंगाल और गुजरात जैसे इलाकों में लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां भू सर्वेक्षण करना आसान कार्य नहीं था। लोकल ताकतें बहुत हावी थी और दूसरा कुछ उबड़ खाबड़ प्राकृतिक रूप से भी टेरेंस बहुत सारे थे। हालांकि फिर आगे जाके जहांगीर ने बंगाल और गुजरात में भी जब्त प्रणाली लागू कर दी थी, तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती थी। तो जमींदार और जब्त ये दोनों को दोनों राजस्व से जुड़ी शब्दावली है, ये बात हम यहाँ पे लिख लेते थे। फिर कई बार क्या होता था, जमींदार इतने ताकतवर होते थे कि कई बार मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह भी कर लेते थे। ऐसे कई जमींदारों की विद्रोह आप मुगल काल पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को वहां पे मिलेगा कि काफी सारे विद्रोह इस समय हुए थे। अब हम बात को शुरू कर रहे हैं कि जब्त और जमींदार में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। कि मुगल राजस्व का मुख्य आधार क्या था? भू राजस्व। मुगल राजस्व का प्रमुख आधार भू राजस्व था। इसे वसूलने का कार्य स्थानीय क्षेत्रों के प्रभावशाली सरदार कह सकते हो, व्यक्ति कह सकते हो। तो लोकल लेवल का जो बहुत प्रभावी व्यक्ति होता था उसको ये दिया जाता था। बाकी देखो भाई, कोई सामान्य व्यक्ति, गरीब कमजोर आदमी को तो टैक्स वसूलने का अधिकार मिलना नहीं था, क्योंकि उसको तो गांव का कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। ठीक है, प्रभावशाली का कार्य द्वारा किया जाता था। ठीक है, सरदार द्वारा किया जाता था। इन्हें सामान्यतः जमींदार कहते थे। जमींदार स्वयं की भूमि के मालिक होते थे वैसे, और जागीरदार वे अधिकारी थे या वे व्यक्ति थे जो आय वेतन के बदले जागीर प्राप्त करते थे। उन जागीर पर उनकी कोई रजिस्ट्री पट्टा नहीं होता था। हालांकि जागीरों पे कई प्रकार होते थे, वतन जागीर, वेतन जागीर। कुछ जागीरें ऐसी भी थी जो पैतृक होती थी, मतलब उसके मरने के बाद उससे छीनी नहीं जाती थी। पैबा की जागीर, ऐसे कई सारी जागीरें होती थी। वो जागीर व्यवस्था में पढ़ते हैं, वो यहाँ इतना ज्यादा है नहीं, यहाँ पे 12th में है ये। इन्हें सामान्यतः जमींदार कहते थे। ये अपना हिस्सा रख लेते थे।
हिस्सा रख लेते थे और शेष हिस्सा किसको देते थे, आगे पहुंचा देते थे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है कि राजस्व वसूलने की जो प्रणालियां थी, कई भिन्न भिन्न प्रणालियां थी। सबसे महत्वपूर्ण नवाचार अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने किए। ठीक है, इस काल में राजस्व वसूली की कई प्रणालियां, क्योंकि देखो हर क्षेत्र की विशेषताएं अलग अलग होती है। आप रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है भारत जैसे क्षेत्र में, देश में एक समान रूप से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर भौगोलिक विषमताएं बहुत है। साउथ की स्थितियां अलग है, वेस्ट की अलग है, ईस्ट की अलग है, नॉर्थ की अलग है, गंगा के मैदानों की अलग है। यही कारण था कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत आए तो उन्होंने कहीं महलवाड़ी व्यवस्था लागू करी, कहीं स्थानीय बंदोबस्त लागू किया, कहीं पे आपके रियतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अवध और इस क्षेत्र में इन्होंने आगे जाके तालुकेदारी व्यवस्था को लागू किया। मतलब हर जगह पे उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी, क्योंकि भारत के अंदर केवल सांस्कृतिक भिन्नताएं ही नहीं है, बल्कि विविधताओं को देखा जाए तो भारत भौगोलिक रूप से भी खूब विविधताएं हैं। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, सभी प्रकार के क्षेत्र यहाँ पे मौजूद हैं। और इस कारण सब जगह पे आप एक समान रूप से रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम लागू कर ही नहीं सकते थे। ये बात अंग्रेजों को भी पता थी, इसलिए उन्होंने भारत में कई राजस्व की कई प्रणालियां लागू की, जो हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, आगे आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और मुगलों ने भी यही किया था। तो वहां पे भी जब मुगल राजस्व सिस्टम पढ़ते हैं तो आप देखोगे वहां पे भी कई प्रणालियां थी, कनकुत प्रणाली, जब्ती प्रणाली, बहुत सारी प्रणालियां मौजूद थी। और हर इलाके में अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, उस इलाके की आवश्यकताओं के अनुसार और भौगोलिक जरूरतों के अनुसार होती थी। ठीक है ना, तो कई प्रणालियां अस्तित्व में थी या मौजूद थी, प्रचलन में थी, प्रचलन में थी। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने कई नवाचार किए थे। नवाचार किए थे। ठीक है, क्या ऐसे नवाचार किए थे? एक सेकेंड हो, आप इसको लिख लो, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ। हाँ, अब देखिए कुछ नवाचारों की बात करते हैं कि इसने ऐसे क्या नवाचार किए थे। इसने देखिए साम्राज्य की सबसे पहले तो क्या किया, भूमि का सर्वेक्षण करवाया, पैमाइश करवाई, मतलब भूमि का मापन करवाया। गज़े अकबरी के जरिए भूमि का मापन करवाया, ताकि पता चले कि हमारे पास में जमीन है कितनी, कितने बीघा जमीन है। मापन होने के बाद में ही फिर पता किया जाएगा कि किस भूमि पे कितनी उपज होती है, एक अनुमान लग जाएगा, तभी हम आगे उसके ऊपर रेवेन्यू तय कर पाएंगे कि हाँ इसके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें पूर्व का पता होना चाहिए। और यही काम जो है वो टोडरमल ने किया था। इसे जब्ती प्रणाली कहते हैं, जो अकबर के काल में 8 प्रांतों में लागू की गई। गुजरात और बंगाल में लागू नहीं की गई थी, क्योंकि वहां पर भू सर्वेक्षण नहीं हो पाया भौतिक बाध्यताओं के कारण। ठीक है, तो क्या क्या किया देखिए। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, भू सर्वेक्षण करवाया, राज्य का, साम्राज्य का भू सर्वेक्षण करवाया।
फिर क्या किया, जैसे भूमि का मापन हो गया तो भूमि के मापन के बाद में दूसरा काम क्या होता है, वहां पर कृषि उपज कितनी होती है उसका आंकलन करवाया। तो 10 वर्षों की 10 वर्षीय काल अवधि, 10 वर्षीय कौन सी, 1570 से 80 के बीच की। इसे 10 साला व्यवस्था भी इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 वर्षीय आंकलन इसमें करवाया गया था। 10 वर्षीय काल अवधि की कृषि पैदावार का ब्यौरा, ये पूरा तैयार करवाया। इसके बाद में कृषि पैदावार की 10 वर्षीय कीमतें कितनी, औसत कीमतें क्या रही, उसकी रह तैयार की। रह का मतलब सूची तैयार की। फिर क्या किया, उपज की कीमतों का आंकलन किया। कीमतों का आंकलन किया कि इस खेत में कुल कितनी फसलें हो रही है, उनकी कीमतें क्या है, उनका आंकलन किया। और उसके बाद में आगे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, इन आंकड़ों के आधार पर नकद कर निर्धारित किया। इन आंकड़ों के आधार पर नकद कर निर्धारित किया। क्योंकि टैक्स कितना होगा इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो जमीन कितनी है और वहां पर पिछले समय से कुल कितनी आपके पैदावार हुई है। अगर इतना पता होगा तभी हम उसके ऊपर टैक्स लागू कर सकते हैं। और अब क्या किया, पूरे साम्राज्य को, पूरे प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा और हर फसल के लिए राजस्व दर तैयार की। प्रत्येक सूबे को, सूबा मतलब प्रांत, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा। राजस्व मंडलों में बांटा तथा सभी के लिए रहे फसल कीमत सूची कि किस फसल की कितनी कीमत होगी उसकी लिस्ट आप कह सकते हो, प्राइस लिस्ट कह सकते हो, राय तैयार की गई। राय तैयार की गई। तैयार की गई। ठीक है। अब आप देखिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूरी व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली। इस संपूर्ण व्यवस्था को जब्त प्रणाली अथवा दहसाला प्रणाली, दहसाला इसलिए कि 10 वर्षों की जो कीमतें थी वो आंकलन किया गया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दहसाला प्रणाली भी नाम देते हैं इसका। प्रणाली कहते थे। यह केवल उन्हीं भागों में लागू हुई जहां पर
प्रशासनिक रूप से भू सर्वेक्षण संभव हो पाया। इस कारण 8 प्रांतों में लागू हुई, बंगाल और गुजरात में लागू नहीं हुई। जहांगीर ने इसको बंगाल और गुजरात में लागू किया। ये प्रश्न कई बार आता है। कैसे आता है कि अकबर के काल में जब्त प्रणाली पूरे साम्राज्य में लागू हुई। ये कथन गलत है। पूरे साम्राज्य में नहीं थी, बल्कि 8 सूबों में थी। दक्षिण के सूबों में भी नहीं थी, केवल उत्तरी सूबों में थी। और 2 सूबे गुजरात और बंगाल 10 उस 8 में से 10 में से भी बाहर थे। ठीक है, तो ये बात आपको यहां लिखनी है। कर्नाली कहते हैं ये केवल वहीं लागू हो पाई जहां प्रशासनिक रूप से भू सर्वेक्षण संभव हुआ। गुजरात व बंगाल में यह व्यवस्था बाद में जहांगीर ने लागू की थी। बाद में जहांगीर ने लागू की थी। ध्यान रखना, अकबर के काल में यह व्यवस्था यहां लागू नहीं थी। काल में केवल 8 प्रांतों में लागू हुई थी। आठ प्रांत भी बड़े ऐसे थे, लागू हुई। ठीक है, संपूर्ण साम्राज्य में ये लागू नहीं थी। ये बात भी अपन इसमें लिख लेते हैं ना। संपूर्ण साम्राज्य में नहीं थी। मतलब 2 बड़े राज्य देखो ना, आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि गुजरात और बंगाल 2 बड़े राज्य वैसे ही बाहर थे इस समय। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जब्ती प्रणाली पे बात हो जाती है। अब 1 मिनट, इसको आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकबर की नीतियां। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि नीतियां तो बहुत हैं, मगर कक्षा 7 के अनुरूप हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अकबर की नीतियों की जो हमें जानकारियां हैं, ये कहाँ से मिलती हैं, थोड़ा सा इस विषय पे यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप इसको मैं जैसा कहूँ वैसा आप अंडरलाइन करते रहना और इसको आप लिख लेना जूम करके। ये अबुल फजल है जिसने अकबरनामा लिखा था। ठीक है, और अकबरनामा लिखने के लिए अबुल फजल को आदेश अकबर ने दिया था और सभी प्राइमरी सोर्स उपलब्ध करवाए गए थे। प्राथमिक जो स्रोत होते हैं, उस समय के स्रोत जो होते हैं, वो उपलब्ध करवाए थे। बाकायदा राज्य में आदेश प्रसारित किया गया था कि जिसके पास भी कोई पांडुलिपि हो, कोई अभिलेख हो, कोई भी शिलालेख किसी भी प्रकार का हो, कोई भी प्राथमिक स्रोत हो, मंदिर में रखा हुआ, मस्जिद में रखा हुआ, वो सारे के सारे अबुल फजल को उपलब्ध करवाए जाए, ताकि अबुल फजल अकबरनामा लिखेगा। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबर ने अपने बड़े करीबी मित्र और दरबारी कौन, अबुल फजल को यह आदेश दिया था कि वो इतिहास लिखें। और अबुल फजल ने ये 3 भागों में इतिहास लिखा, जिसका नाम था अकबरनामा। इसके पहले भाग में अकबर के पूर्वजों के बयान हैं इसमें। दूसरे में शासनकाल की, अकबर के शासनकाल की सारी घटनाएं हैं इसमें। और तीसरा जो भाग है वो आईन अकबरी कहलाता है।
और इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी हमें ब्यौरा मिलता है। अकबरनामा आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि इसमें फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी, राजस्व की डेटा भी हमें इसमें प्राप्त होते हैं। आईन अकबरी के फिर 5 भाग है आगे। कितने? आईन अकबरी के 5 आईन है टोटल, जो 12वीं कक्षा में बताए गए हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ये टिप्पणी आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। आप क्या करोगे, अकबरनामा की टिप्पणी जो मैंने अंडरलाइन की है, इसको आप जूम करके बढ़िया से और उसको अपनी बुकलेट में, नोट्स में ऐड कर देना। ये एक अकबर की नीतियों का स्रोत है, ठीक है। ये अकबरनामा पर टिप्पणी है जो आप लिख लेना। यहां से हमें अकबर की नीतियों की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अकबर की एक नीति जो थी वो धार्मिक नीति की अगर अपन बात करें तो अकबर आगरा के अंदर एक इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना का मतलब होता है जहां पे धर्म की चर्चाएं होती थी। और इस इबादत खाने के अंदर, इबादत खाना था और इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करता था, चर्चाएं करता था। ये अकबर बैठा है। पहले क्या हुआ था, अकबर को लग रहा था कि इस्लाम जो है वो काफी कट्टर हो रहा है, सभी धर्मों की हमें बात सुननी चाहिए और हमें बड़ा सहिष्णु और बड़ा उदार धर्म अपनाना चाहिए। इस हेतु अकबर क्या करता था, विभिन्न धर्मों के लोग, जैसे ये जेसुइट दोनों बैठे हैं, ठीक है, ये दोनों जेसुइट, जिसको फादर मॉन्सरेट वगैरह, जो अकबर के दरबार में 4 जेसुइट मिशन आए थे, वो बैठे हैं। आपके इधर इस्लामिस्ट बैठे हैं, हिंदू धर्म के व्यक्ति आते थे, ये हिंदू धर्म का ब्राह्मण बैठा है, पारसी, जैन, सब धर्मों के लोग इस इबादत खाने में आते थे और यहाँ पे चर्चा करते थे। इससे धर्म का एक नैतिक पक्ष सामने आता था। तो अकबर इबादत खाने से संबंधित वार्ता जो है वो किया करता था। ये अकबर की धार्मिक नीति का हिस्सा था। ये कुछ ऐसे बिंदु है जो हमें एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में ऐड हुए हैं, तो उसको साथ में लेके हम चलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था पहले चारों चित्र जो है, 4 चित्र ये चारों समझा देता हूँ, फिर नीतियों के बारे में बात करते हैं। ये फोटो दिया है इन्होंने नूरजहां जुंटा, जो मैंने कहा था ना आपको कि जहांगीर के काल में नूरजहां बहुत प्रभावी थी। नूरजहां जो चाहती थी वैसे रेगुलेशन बनते थे। नूरजहां का नाम जो है वो मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का खिताब दिया गया था। ये टिप्पणी भी आप लिख लेना। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए, जिसमें एक और स्वयं का खिताब था और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां का नाम था। मतलब एक तरफ खुद का नाम था और एक तरफ नूरजहां का नाम था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, जो ये दस्तावेज है, ये नूरजहां ने जारी किया है। चौकोर मोहर लगी हुई है यहाँ पे। ये बताती है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, फारसी भाषा में लिखा है, उदात और महान महारानी, उदात मतलब उदार, दान देने वाली, उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर दी हुई है पास में, उसमें लिखा है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिलाएं बने। ठीक है, तो ये नूरजहां खुद मोहर जारी करती थी और जिसमें उसने ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ये नूरजहां की टिप्पणी आप कर लेना। ठीक है, ये दोनों टिप्पणियां आप अलग से लिख लेना। ठीक, और अब आते हैं हम लास्ट में सुलह कुल की जो नीति थी अकबर की, उस पे। सुलह कुल का मतलब था कि अकबर ने हिंदू धर्म के प्रति जो उदार सहिष्णु नीति अपनाई थी, उसे हम सुलह कुल की नीति कहते हैं। ये उसकी मजबूरी कह सकते हो आप। मजबूरी इस बात की थी कि अगर भारत में स्थायी शासन करना था तो ये नीति जरूरी थी। अगर वो राजपूतों के साथ में संघर्ष की नीति अपनाता तो उसकी पूरी सेना और सैन्य बल और संसाधन राजपूतों से लड़ते रहते,
न तो साम्राज्य का विस्तार होता, न साम्राज्य में शांति रहती। अफगान और राजपूत मिल जाते और पूरा समय अकबर परेशान रहता, और हो सकता है कि जहांगीर के काल में मुगल काल खत्म ही हो जाता, क्योंकि जहांगीर इतना योग्य भी नहीं था। तो अकबर को अगर मुगल काल स्थायी रखना था तो राजपूतों के साथ में सुलह कुल की नीति, सुलह वाली नीति रखनी जरूरी थी, ताकि राजपूतों से मित्रता कर लेगा तो बाकी सभी जगह शांति बना के रख सकेगा, और अफगान भी दूर रहेंगे और पूरा सैन्य बल शत्रुओं से निपटेगा, साम्राज्य का विस्तार भी होगा। ये करने के लिए नीति जरूरी थी। तो अकबर को उसकी परिस्थितियों ने महान बनाया था, नहीं तो अकबर चाहता तो शायद ये स्थितियां नहीं आती, क्योंकि उसने एक ही दिन में उदयपुर और चित्तौड़ में 30,000 युवाओं का कत्लेआम कर दिया था, और वो अपने आप ही बड़ा कलंकित और बड़ा बदनाम व्यक्ति हो जाता। लेकिन सुलह कुल की नीति के कारण अकबर की महानता स्थापित हो गई, और वो एक अच्छा शासक कहलाया मुगलों के अंदर तुलनात्मक रूप से। अकबर की सुलह की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने लिखी है। किस प्रकार लिखी है देखना आप। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह है, कि हम जिस ईश्वर की सृष्टि में बैठ रहे हैं, यहाँ पे सभी धर्म और वर्ग एक ही जगह पे हैं। इसलिए उसकी विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, मतलब उसका राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर पूरा सागरों से घिरा हुआ था, होती थी। विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए भी वहां पे जगह थी, मतलब सहिष्णुता थी। क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता अकबर के काल में थी, और अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो चाहे दूसरे धर्म हो, सबको उसके राज्य में समान रूप से स्थान था। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बिल्कुल बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होती थी, मतलब शिया सुन्नी विवाद भी नहीं था। यहाँ ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था किसी के साथ में। और अपने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति का सिद्धांत पालन किया, सुलह कुल की नीति अपनाई। ये सुलह कुल की टिप्पणी है जो आप कर लेना। और मैंने जो तथ्य तर्क रखे वो आप साइड में लिख लेना कि अकबर ने सुलह कुल की नीति क्यों अपनाई। तो जो मैंने तर्क दिए थे, वीडियो थोड़ा सा वापस रिवर्स में करके सुनना, क्या तर्क दिए थे मैंने। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये मेंस में पूछा जाता है कि अकबर की सुलह कुल की नीति के पीछे कारण क्या थे, या अकबर की हिंदुओं के प्रति उदार नीति के पीछे क्या मजबूरियां थी या क्या कारण थे। ये प्रश्न आता है तो मैंने जो पीछे तर्क दिए उसके बेस पे आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये 3 टिप्पणियां आपको करनी है। अब मैं आपको अकबर की थोड़ी सी नीतियों पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, नीतियों की बात करें तो इसके प्रशासन की जो जानकारियां हैं हमें कहाँ से प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया ना, प्रशासन की जो जानकारी है वो मोटी मोटी आईने अकबरी से प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें आप देख पाओगे कि इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि आईने अकबरी, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य, सबकी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखना है इसमें। इसमें वो लिख रहे हैं कि अकबर का जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा था, जैसे हम सूबा कहते थे। अकबर का राज्य कई प्रांतों में बंटा था, जिसे सूबा कहते थे, जिसका प्रमुख अधिकारी सूबेदार था। प्रमुख अधिकारी कौन था? सूबेदार। जो कि राजनीतिक और सैनिक दोनों दायित्वों का निर्वहन करता था। राजनीतिक व सैनिक दायित्वों का निर्वहन करता था। तो यहाँ पे प्रांतों को सूबा कहा जाता है, और सूबे 20 थे या 21 ये आपको मुझे बताना है, और आप बताओगे इनको तो।
और बाकी 12वीं कक्षा जब पढ़ेंगे तब हम इन सूबों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। अभी इसमें इतना अधिक है नहीं यहाँ पे। आगे देखिए, इन सूबों के अंदर जो वित्त का मामला था वो दीवान लोग देखते थे। इनके वित्तीय अधिकारी क्या कहलाते थे? दीवान कहलाते थे। ये टोडरमल क्या था? दीवान ही था। वित्तीय अधिकारी क्या कहलाते थे? दीवान कहलाते थे। और इसके अलावा भी कई अन्य अधिकारी भी होते थे। अन्य अधिकारी भी थे, जैसे हम देखते हैं मीर बख्शी का नाम आता है, जो प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। सैन्य वेतन निर्धारण का काम भी वही करता था। तो मैं जैसे इसके नाम लिखूं तो एक था मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य वेतन अधिकारी। ठीक है। मीर बख्शी के अलावा सदर होता था, जो धार्मिक व धर्मार्थ कार्यों में योगदान देता था, सलाह देता था। धार्मिक व धर्मार्थ। फौजदार वगैरह कुछ कॉमन शब्दावली भी आती है। फौजदार सेना नायक होते थे। फौजदार है, कोतवाल है। कोतवाल जो है वो नगर की पुलिस होती थी। कोतवाल। बाकी तो मुगल प्रशासन को पढ़ते हैं तो 8-10 क्लासें लग जाती है, इसमें इतना ही है। नगर पुलिस, और ये होते थे सेना नायक। इस प्रकार अकबर की प्रशासनिक नीति काम करती थी। ये जो 2024-25 की एनसीईआरटी है उसमें तो ये बिंदु जो है इन्होंने हटा दिया, लेकिन 24 से पहले जो चलती थी उसमें ये बिंदु था। तो मुझे लगता है कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको लिया। धार्मिक नीति में सुलह कुल तो आ ही गया। अब है बात इबादत खाने की। अगर इबादत खाने की बात करें तो इसको अकबर ने बनाया था 1570 में फतेहपुर सीकरी के अंदर। कब बनाया? अकबर ने 1570 में फतेहपुर सीकरी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया। एक बात। दूसरी बात, इसमें सभी धर्मों के जो धार्मिक नेता होते थे, चाहे जेसुइट हो, ब्राह्मण हो, पारसी, ईसाई, सब इनके साथ में धार्मिक चर्चा की जाती थी। इसमें मुस्लिम, ईसाइयों के जो धर्म प्रचारक होते हैं वो जेसुइट कहलाते हैं, जो इसने लिखा जेसुइट हुआ। ईसाई, ब्राह्मण, पारसी, जैन इत्यादि सभी धर्माधिकारियों की चर्चाएं होती थी। पर जिसका उद्देश्य इतना ही था कि धार्मिक कट्टरता की बजाय धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना हो। ठीक है, धर्म का सहिष्णु रूप है वो सामने आए। सहिष्णुता, सुलह कुल, सर्वत्र शांति, सच्चाई,
नैतिकता, युक्त धर्म स्थापित हो। और बेसिकली इसी का परिणाम आपके दीन इलाही था, ठीक है ना। ये इसकी धार्मिक नीति थी, ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार अच्छे से। और बाकी 3 टिप्पणियां थी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे पूरा हो जाता है। अब अगला जो है वो 5वां चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।